हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विवाह और परिवार, समस्याएं एवं विधान। इसके अंतर्गत जिस समस्या के बारे में इस समय हम पढ़ रहे हैं वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के अंतर्गत कल हमने जाना दहेज प्रथा के वास्तविक अर्थ एवं उनमें विकृतीय स्वरूप और दहेज के कारण एवं उसके प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समाज पर दहेज प्रथा का जो कुप्रभाव है उसके बारे में, जिनके कारण समाज में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर दोष कन्या या कन्या के माता पिता को ही झेलना पड़ता है। जिनमें से अगर हम कहें तो सबसे पहला दोष है बालिका वध। देखिए, दहेज प्रथा के कारण ही कहीं ना कहीं बालिका वध किए जाते हैं। राजस्थान में तो कुछ समय पहले बालिका वध खुलेआम किए जाते थे। हालांकि कानून बनने की वजह से और समाज में अब जो शिक्षा के प्रचार वगैरह से की भी वजह से कहीं ना कहीं अब ये बंद हो चुका है। फिर भी एक समय था कि बालिका वध बड़े धड़ल्ले से किए जाते थे। हालांकि इस समय बंद हो गए हैं, फिर भी मैं अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं इस दहेज प्रथा के कारण बालिका वध भले ख़त्म हो गया हो, फिर भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं बंद हुई है। कन्या भ्रूण हत्या आज भी किए जाते हैं, छुप छुपा के किए जाते हैं, लेकिन किए जाते हैं। और एक दोष है पारिवारिक विघटन। देखिए, कहीं ना कहीं इस दहेज प्रथा के कारण ही पारिवारिक विघटन होते हैं, क्योंकि जब कन्या ब्याह करके आती है अपने ससुराल में तो रोज़ उसे दहेज को लेकर, अगर वो कम दहेज पाई है तो रोज़ उसे ताड़ना देंगे, उन्हें उसे सुनाएंगे। तो इस कारण से क्या होता है कि पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे तरह से नहीं चलते हैं, और कहीं ना कहीं ससुराल और मायके में लेके इन चीज़ों के लेके तनाव होता है, तो इसके कारण पारिवारिक विघटन भी होता है। तीसरा है आत्महत्या एवं हत्या। देखिए, कई बार क्या होता है कि दहेज प्रथा के कारण ही कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ ससुराल में उन्हें दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। तो लड़की अपने माँ बाप को भी देखते हुए और अपने यहाँ ससुराल को भी देखते हुए, समाज को देखते हुए, कहीं ना कहीं वो उसे कोई एक रास्ता अगर सूझता है तो वो है आत्महत्या, तो आत्महत्या कर लेती है। और कई बार तो देखा गया है, हालांकि इस समय ये चीज़ कम हो चुकी है, फिर भी पहले देखा जाता था कि कई परिवार तो ऐसे होते थे कन्या का हत्या तक कर देते थे, उन्हें फांसी या जलाकर या किसी न किसी प्रकार से उनको मार दिया करते थे। दहेज प्रथा के कारण एक और समस्या है, वो है ऋणग्रस्तता। देखिए, ऋणग्रस्तता जो है वो ज़्यादातर कन्या के माता पिता को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि शर्त के अनुसार अगर वो पैसा नहीं जुटा पाता है तो कई जगहों से उधारी लेते हैं, कर्ज लेते हैं, जिसके कारण वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं। तो ये दहेज प्रथा के कारण ही होता है। और एक समस्या है निम्न जीवन स्तर। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि दहेज देने के कारण माता पिता कन्या के वो इस कदर ऋणग्रस्तता से झेलने लगते हैं कि वो एक एक चीज़ बचाने की वजह से उनके संपत्ति में किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। इसी प्रकार से एक दोष है और है जो है बेमेल विवाह। देखिए, बेमेल विवाह में क्या होता है कि कभी कभार कन्या के पास या उसके माता पिता के पास अच्छे खासे दहेज नहीं होते हैं, या दहेज के अभाव में वो अपनी कन्या का विवाह ऐसे वर्ष से कर देते हैं जो उस कन्या के लायक नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दहेज प्रथा के कारण ही होता है। इसी प्रकार कई कमियां पाई जाती हैं, या कहें कि कई दोष पाए जाते हैं समाज में इस दहेज प्रथा के कारण, और इन्हीं कारणों को अब हमने समझा। देखिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो दहेज के पक्ष में भी होते हैं, जैसे उनका मानना है कि दहेज के कारण ही जो क्रूप लड़की होती है या जो सुंदर नहीं होती है उसे भी अच्छे खासे वर मिल जाते हैं दहेज के कारण। दहेज न जुटाने की स्थिति में कन्या का देर तक विवाह नहीं हो पाता। इससे क्या होता है, बाल विवाह भी समाप्त हो जाता है। और कहीं कहीं मानना है कि दहेज के अभाव में देर तक विवाह न होने से भी क्या होता है कि कन्या और वर जो है वो परिपक्व भी हो जाते हैं। दहेज से नव दंपति को घर बसाने में सहायता मिलती है। ये भी कहते हैं दहेज में परिवार में स्त्री का मान बढ़ता है। अगर वो ज़्यादा दहेज पा रही है तो उसे ससुराल में बड़े ही मान सम्मान के साथ रखा जाता है।
तो इसी प्रकार से दहेज के पक्ष में जो लोग हैं उनकी ऐसी धारणाएं हैं। अब हम सरकारी प्रयत्न दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो कानून बनाए गए थे दहेज प्रथा को रोकने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, 1 जुलाई 1961 को ये कानून लागू हुआ। इसके अंतर्गत कई प्रकार के कानून समाज के लिए लागू किए गए दहेज प्रथा को लेकर, जिसमें से पहला था विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगी। दूसरा ये था कि विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार दहेज के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। तीसरा ये था कि दहेज लेने व देने वाले इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्ति को 6 मास तक की जेल और 5 वर्ष तक का दंड दिया जाएगा। चौथा इसमें कानून रखा गया था दंड की दहेज लेने व देने से संबंधित किया गया कोई भी समझौता गैर कानूनी होगा। पांचवा इसके अंतर्गत बताया गया कि विवाह में दहेज के रूप में दी गई वस्तुओं पर पत्नी का अधिकार होगा। और छठा ये बताया गया कि अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधित अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है और ऐसी शिकायत लिखित रूप में 1 वर्ष की अवधि में ही किया जाना चाहिए। लेकिन इस अधिनियम में कई कमियां थी जो बाद में सुधारी गई, जो इस प्रकार है कि अपराधी को वर वधू या उसके अभिभावक से दहेज मांगने के अपराध में 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा होगी, जो कि पहले क्या थी, सिर्फ 6 माह से 5 माह तक की ही थी, लेकिन अब इसमें और बढ़ा दिया गया। और दूसरा ये कि 10,000 रुपये या दहेज के मूल्य के बराबर ही राशि का जुर्माना उस पर लगाया गया। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा था, क्योंकि उसमें सिर्फ 5,000 ही जुर्माने पहले लगाए गए थे, लेकिन बाद में जब इसे संशोधित किया गया तो इसमें जितनी मतलब राशि थी उतना जुर्माना देने के लिए कहा गया या फिर 10,000 कहा गया। देखिए, इस कानून यानी दहेज निरोधक अधिनियम 1961 इसमें बहुत ही कमियां थी, इसलिए इसमें संशोधन किया गया और इसे अधिनियम दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के नाम से जाना गया। इस अधिनियम में दहेज लेने वालों को 5 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने का दंड देने का प्रावधान किया गया। ऐसे अपराधी का भी मतलब जो ऐसे अपराधी है उनको जमानत न देने के लिए भी ऐसी कानून मापदंड बनाया गया कि वो जमानत भी नहीं ले सकते। यहाँ हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि कानून बना देने मात्र से किसी भी सामाजिक समस्या को हल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पीछे प्रबल जनमत नहीं हो, यानी जब तक समाज उस कानून के लिए साथ नहीं देगी तब तक कानून बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि दहेज प्रथा के विरुद्ध जन जागरण तैयार किया जाए और दहेज प्रथा के विरुद्ध समाज को जागृत किया जाए, तभी ये दहेज प्रथा समाप्त किया जा सकता है।